कि भी ट्राइबल ही अपने ट्राइबल एरिया में जंगलों में पढ़ाने नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि मेरी पोस्टिंग कवर्धा के आसपास हो जाए, किसी कवर्धा के आसपास के स्कूल में हो जाए, तो फिर यहां कौन आएगा पढ़ाने? ये समस्या शुरू से, और इसका समाधान अभी तक खोज नहीं पाया कोई। तो उस जमाने में शिक्षक कहां से आएगा बोडला में पढ़ाने? तो 1950 के बाद जब स्कूलों की संरचना जब जंगलों पहाड़ों में होने लगी, तो मास्टर रहता था कवर्धा में और पढ़ाने आता था वो रानी दह में, यहां नहीं रहता था। तो हफ्ते में कभी एक दिन आ गए, 2 दिन आ गए, स्कूल में आ गए, अपना हाजिरी लगा दिए, जो बच्चे लोग आ गए उसको पढ़ा दिए और चले गए। तो हमारा जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो भी पुअर रहा। ये जो सब बेसिक जो चीजें हैं कि आज जैसे हमारे समाज में लोग अधिकारी बन गए, एमए कर लिए, बीए कर लिए, लड़के लोगों के पास में बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, डिग्री जरूर है लेकिन उनके पास में नॉलेज नहीं है। डिग्री अलग विषय, नॉलेज अलग विषय। अब एमए राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी से अगर आप उसी के जनरल नॉलेज पे बहस करोगे, बात करोगे, तो वो 10 नंबर नहीं ला पाएगा। डिग्री भले उसके पास में एमए राजनीति शास्त्र की है, उसकी वजह उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्कूल का वो कमजोर है। आया तो गांव से है ना, अभाव में पला पड़ा है, जहां मास्टर है तो छत नहीं है, छत है तो शिक्षक नहीं है, वहां से उसका प्राइमरी एजुकेशन हुआ, फिर उसके बाद में उसी प्रकार से ले करके वो मिडिल स्कूल पास किया, फिर वो हॉस्टल में चला गया, कहाँ? कवर्धा पढ़ने के लिए, हायर सेकेंडरी, वहीं पर उसने फिर बीए कर लिया। तो जो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, नॉलेज का, वो कमजोर था। अब एक कमजोर पिलर पे इमारत खड़ी हो गई। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप लोग? कमजोर पिलर पर इमारत खड़ी हो गई। अब एक कमजोर विद्यार्थी था, अब वो एमए करके आरक्षण के सहारे क्या बन गया? लेक्चरर बन गया, नायब तहसीलदार बन गया, या अच्छे पद पे आ गया, ठीक है। अब वो जहां बैठा है वो किनके अगल बगल में बैठा है? सब नॉन ट्राइबल लोगों के अगल बगल में बैठा है। अब वो जो वहां पोस्टेड हो गया है, डिप्टी कलेक्टर बन गया, तहसीलदार बन गया, लेक्चरर हो गया, हाई स्कूल का लेक्चरर बन गया, कॉलेज का लेक्चरर बन गया। अब उनको देखोगे तो वो लोग दूसरे लोगों के बीच में अगर तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो वो हमेशा कमजोर साबित होते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा लिटरेचर तैयार किया दलित साहित्य ने, इस विषय पर जो मैं कह रहा हूं। इस विषय पर भारत में सबसे बड़ा साहित्य अगर तैयार किया 1970 के बाद, तो दलित साहित्य की इतनी किताबें आई, सैकड़ों किताबें आई दलित साहित्य की। अलग अलग लेखकों ने, खास करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 क्षेत्र के लेखकों ने इस पर बहुत किताबें लिखी, अनगिनत किताबें लिखी इन विषयों पर। उनका बेस हम लोग नहीं थे, ट्राइबल पे नहीं लिखा उन्होंने शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को फोकस करके लिखा। लेकिन वो समस्याओं से हम भी जूझ रहे थे जंगलों में।
वो शहरों में जूझ रहे थे। आज जो भारत में जो शहर विकसित हुए हैं 1950 के पहले इतने बड़े शहर नहीं थे। वो तो अभी विकसित दिखते हैं ना, 50 साल 70 साल की आजादी के बाद भी वो शहर भी दिखते हैं। भाई मैं जब रायपुर में पढ़ता था 76-77 में, तो रायपुर की ऐसी बसाहट नहीं थी। दिन भर अगर आप जयस्तंभ चौक पे खड़े रह जाओगे तो मुश्किल से 8-10 स्कूटर आती जाती थी। मोटरसाइकिल तो आई नहीं थी उस समय एक एसडी और बुलेट, दो पुरानी गाड़ियां हुआ करती थी, और वो बहुत संपन्न लोगों के पास होती थी। तो वो भी कस्बा टाइप का था, जैसे आज कवर्धा है वैसे रायपुर था उस जमाने का। तो ये जो समस्याएं जो है उसकी बेसिक जानकारी हमारे युवाओं को नहीं है। और जब तक आपके पास में बेसिक जानकारियां नहीं होगी तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं खोज पाएंगे। तो जो असंगठित जो समाज की बात आती है, एक ही समाज में एक ही जिले के अंदर में एक ही, जैसे कौन समाज की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा अगर कोई समाज है तो कौन समाज है? तो हर जिले में ऐसा नहीं है कि कवर्धा जिले में गोंड समाज के 4-6 संगठन होंगे। ऐसा कोई जिला नहीं मिलेगा जहां जहां गोंडों की बहुलता है वहां वहां आपको 8-10 संगठन एक जिले में ना मिले, सब जगह। अब वजह तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जब आदिवासी बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं था, और 1935 के पहले 1935 के पहले आदिवासी नाम का राष्ट्रीय स्तर का इस देश में कोई संगठन नहीं था। सिर्फ गोंड महासभा हुआ करती थी 1935 के पहले, जब देश गुलाम था। उसी के आसपास में बिहार के अंदर में आदिवासी महासभा का जन्म होता है। पहली बार इस देश में कोई आदिवासी नाम से कोई संगठन बना भारत में पहली बार, तो वो बिहार में बना। और बिहार में भी वो जो झारखंड उस समय वहां सम्मिलित था, बिहार से अभी अलग हुआ है वो, पहले तो बिहार में था। तो आदिवासी संगठन क्यों आया जबकि देश में पहले से गोंडवाना महासभा थी? उसको गोंडवाना समाज के किसी बुद्धिजीवी ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया है, ना लिखा है ना बोला है। और अब एक पैटर्न चल रहा है पूरे देश के अंदर में कि सब गोंड है, सारे लोग गोंडवाना के हिस्सेदार हैं। अभी तो ये कंसेप्ट चलता है ना बाजार में, समाज में। तो हर क्षेत्र में हमारा क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पुअर रहा। अब गोंड महासभा में 1935 में, फिर उसके बाद में 1942-43 में, फिर 52-55 में जितनी महासभाएं हुई गोंड महासभाएं, उसमें गोंडों के अलावा किसी अन्य ट्राइबल की एंट्री नहीं थी। ये बहुत बड़ा सच है जो ये लोग छुपा लेते हैं। गोंडवाना दर्शन के लोग ये कंसेप्ट को नहीं क्लियर करते, नहीं बताते। बेसिक हमारा, मैं बात करता हूँ हमेशा बेसिक, मैं यूथ को ये बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर आपकी नींव गड़बड़ है तो आपकी इमारत में दरारें आएगी ही। अभी हम सब लोग चिंतित है ना कि हमारे इस बहुमंजिला इमारत में दरारें क्यों हैं, इस आदिवासी स्ट्रक्चर में इतनी दरारें क्यों हैं? यही तो बात है। उनका सवाल भी यही था ना कि भाई इतने संगठन क्यों हैं, इतने विभाजन क्यों हैं?
तो ये विभाजन कोई आज थोड़ी आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर जब रखा गया, जब 1935-40 के आसपास में अकेले गोंडवाना महासभा ही काम करती थी और कोई आदिवासियों के कोई संगठन थे ही नहीं मध्य भारत में खास करके। उस जमाने में हमारे मध्य भारत के लोग ये भी नहीं जानते थे कि भील कौन है, मीना कौन है, उरांव कौन है। इस बात की जानकारी भी लोगों को नहीं थी, क्योंकि उतना ना तो पढ़े लिखे थे, ना उतने संचार के माध्यम थे। तो ये जो मध्य भारत का जो खास करके विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये गोंड बहुल इलाका है। और महासभा और गोंडवाना का जो शासन भी चला वो इसी क्षेत्र में चला। जो हम 1500-1700 साल तक के शासन साम्राज्य की बात करते हैं, तो उसका जो क्षेत्र था वो यही था। इसी भूभाग में ही सत्ता रही। तो गोंडों ने उसको क्या मान के चला कि हम ही एकमात्र ट्राइबल की जाति, ये कंसेप्ट लोगों ने लेके चला आजादी के पहले। उसी दरमियान झारखंड में आदिवासी महासभा बनती है और बाद में जब हम जैसे लोगों ने जब बहुत अध्ययन करना शुरू किया 1973-74 के बाद, हम लोगों ने भी बहुत अध्ययन किया, अध्ययनशील लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें मैं भी अपने आप को उसी श्रेणी में रखता हूँ। फिर हमने वहां से फिर निचोड़ निकाला, खोज करके निकाला कि प्रॉब्लम क्या है। अभी गोंडों में छत्तीसगढ़ के अंदर में कितनी उपजातियां हैं नोटिफाइड सरकारी? लगभग 52 या 53। अगर आप सूची निकालेंगे ना राज्य सरकार की आदिम जाति कल्याण विभाग से, तो जहां लिखा है गोंड, उसके नीचे अगर आप गिनती लगाएंगे तो 52-53 उपजातियां मिलेगी गोंडों की। कभी किसी महापुरुष ने ये बताया हम लोगों को कि ये नीचे में क्यों है और ये कौन लोग हैं? दादा हीरा सिंह मरकाम हो, चाहे मोतीरामन कंगाली जी हो, चाहे सुनेर सिंह तारम जी हो, चाहे कोमल सिंह मरई जी हो, या हीरा सिंह उइके मैडम हो, या गुलजार सिंह मरकाम जी हो, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी ने ये समझाया हो कि ये अभी तो छत्तीसगढ़ को तो बने हुए 22 साल हुआ है। हम तो विशाल भूभाग मध्य प्रदेश में थे। उस समय करीब करीब 85 जातियां थी गोंड के नीचे। ये सवाल किसी ने क्यों नहीं उठाया आज तक? ये गोंड के नीचे में ये जो 87 जातियां दर्ज है, ये लोग कौन है? इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, इस पे कोई बहस नहीं करना चाहता, इस पे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। है ही नहीं बड़ा गंभीर विषय। अभी हम लोग भी बोलते हैं ना कि हम लोग इतने बिखरे क्यों हैं, हम लोग इतने बटे हुए क्यों हैं, हम एक होते क्यों नहीं? तो बीमारी नहीं जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? जांच के लिए लिखता है, ये स्टूल टेस्ट करा, यूरिन टेस्ट करा, ब्लड टेस्ट करा, या सोनोग्राफी करा, दुनिया भर की बातें। अब जब विज्ञान डेवलप हुआ है तो वो डिफाइन करता है। अब हम लोग भी तो सब पढ़े लिखे लिए ना भाई, हमारे बाप दादा तो इतने पढ़े लिखे थे नहीं, हम लोग तो पढ़े। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके दादा के बारे में आपको पता है कि वो 8वीं पास था? जानते हैं आप लोग अपने दादा के बारे में 8वीं पास था? या आपके पिताजी मैट्रिक पास थे? हैं?
क्लियर नहीं हुआ था उनका, लेकिन मैट्रिक तक। तो अब ऐसा अपवाद टाइप से मिलता है, यानी ऐसे लोगों की संख्या क्या मिलती है 0.1 में। क्या अच्छा आंकड़ा खोज के निकालोगे तो 1% मिलेंगे। उस जमाने में तो स्कूल ही नहीं थे ना भी जंगलों में ठीक से, स्कूल थे तो पढ़ाने वाला नहीं था। अरे मेरे जमाने में, अब मैं कोई बाबा आदम के जमाने का आदमी तो नहीं हूं ना, मैं जब प्राइमरी स्कूल में था तो हमारे समय में क्या होता था, कम से कम 30% बच्चे स्कूल के नाम से बस्ता लेके जाते थे और खेलने भाग जाते थे। 25-30% बच्चे डेली। और उस जमाने में पता नहीं सरकार का आदेश था कि प्राचार्य का आदेश था कि हेडमास्टर का, या वैसा नेचर था, वो लकड़ी लेकर के उन लोगों को खोजने निकलते और गांव का कोटवार साथ में रहता था। और जहां वो लड़का दिखता था वहां पहले उसको मारते थे, उसको पूछते नहीं थे, उसको पहले पीटते थे, फिर उसके बाद में बोलते थे चल साले स्कूल। ऐसे पढ़ाया गया है। और मैं किसी जंगल में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं, ये भी बता दे रहा हूं। हाँ, मैं एक अच्छे खासे कस्बे में, जो आज को जिसको बोलते हैं ना मिनी इंडिया में, उस टाइप के गांव में पैदा हुआ। जब मैं पैदा हुआ था वहां 11वीं स्कूल था, मतलब मैं जहां पैदा हुआ उस जमाने में वहां 11वीं तक स्कूल था उस गांव में। वो गांव का नाम है तिरोड़ी, बालाघाट जिले में। हाँ, माइनिंग की खदान है, मैग्नीज। और मैग्नीज की खदान होने की वजह से वहां पूरे भारत के लोग सर्विस करने आए। उसमें आधा छत्तीसगढ़ आज भी वहीं रहता है। उसमें राजनांदगांव जिले और दुर्ग जिले के ही सबसे ज्यादा आबादी वही है उस गांव में। तो उस गांव में जो मैट्रिक तक जहां स्कूल था, वहां ये हालत थी कि मास्टर पीट पीट के स्कूल में बच्चों को ले जाता था। तो फिर जंगल का स्कूल का क्या रहा होगा। तो हमारे पास में क्या है, ये जो बिखराव के जो बेसिक कारण, जो सबसे बड़े कारण है, अरे आज की यूथ को यही समझना है। ये सवाल हर जगह खड़ा करना चाहिए कि गोंड के नीचे 51 लोग क्यों? कुछ समझाए तो भाई, पता है ना भाई, हम भी तो जानना चाहते हैं। और वैज्ञानिक कारण बताए कि हाँ वो क्यों नीचे है। अभी तो गोंडों के अपने रीति रिवाज में परिवर्तन आ गए। जैसे जैसे आधुनिक, अब तो लोग गायत्री वाले हो गए, राधा स्वामी वाले हो गए, जय श्री राम वाले हो गए, नहीं हो गए? तो मतलब मैं अपने जीवन में जो मिशन अभी चलाता हूं, या मैं जो अपना समय खर्च करता हूं यूथ पे, कि अगर आप लोग आने वाले 50 सालों में, वो भी 50 साल का टारगेट रखोगे तब, यानी मेरी उम्र पार करते तक यदि आप लोग अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो मेरी उम्र में पहुंचते तक, तो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफाई करना पड़ेगा। अब आप लोग जो भी मकान बनाए उसकी मजबूत नींव रखिए। हमारे फोरफादर, हमारे पूर्वज ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। उसके दुष्परिणाम हमारी पीढ़ी ने भी भोगा और आज की आधुनिक युवा पीढ़ी भी भोग रही है। कामों के खिलाफ में सबसे ज्यादा आग किसने उगला उस कांड के बाद में? बैगा लोगों ने बोला, बैगा लोगों ने तो बोला। तो यहां तक पड़ा कि बैगा जाति से इसको बहिष्कृत कर दी। क्यों? तो जब तक इस बीमारी की तह में नहीं जाएंगे ना, तब तक ऐसे। या तो फिर मैं बता रहा हूं, ये अभी हम लोग 8.5% है ना, 8% भारत में। कुल पॉपुलेशन का भारत में कितने आदिवासी हैं जी? 8%। छत्तीसगढ़ में 32%। तो बहुमत में है।
बहुमत में नहीं है ना। 68% हमसे ज्यादा है लोग, है कि नहीं? 68 तो नॉन ट्राइबल है ना। और 1900 के आसपास, और उसके पहले का अगर आप ये गजेटियर का अध्ययन करेंगे, ब्रिटिश गजेटियर का, तो छत्तीसगढ़ में हम 85 से 90% थे ट्राइबल से। तो जो लोग 85 से 90% थे, अब वो लोग 32% कैसे हो गए? ये सब चीजें आज की युवा पीढ़ी को अपने अध्ययन में लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक मजबूत नींव रख पाएंगे ट्राइबल, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। आंदोलन करो, पता चला कामू बैगा 10 साल बाद विधायक बन गया, कोई पार्टी में चला गया, और चला जाएगा मजबूरी में, क्या करेगा? मैं तो बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा हूं जो लोग सर कलम करने के लिए, समाज के लिए लड़े, वो सब कांग्रेस और भाजपा की गोद में मजबूरी में बैठे, मजबूरी में बैठे। ऐसे कई नेता जानता हूं। मेरे पास में अनुभव का भंडार है, और मैं हमेशा जहां जाता हूं बोलता हूं मैं इकलौता आदमी जीवित हूं, जिंदा हूं, शारीरिक और मानसिक रूप से अभी ठीक ठाक हूं। जो 1980 से लेकर के आज तक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में मेरी पैनी निगाह रही, अध्ययनशील व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे याद है, हर घटनाएं याद है, हर कहानियां याद है, और मैं राजनीति में नहीं गया। और मेरे साथ में या जिनके पीछे मैं चला वो सब राजनीति में चले गए और बर्ख खत्म हो गया, मार दिए। तो मैं अभी चाहता हूं कि ये बातें अब मैं किसी 50 साल 60 साल के लोगों को बताऊंगा तो उसके क्या समझ में आएगा, और क्या समझेगा, और क्यों सुनना चाहेगा, और क्यों समझना चाहेगा। अब उसके पास तो जवान बच्चे हो गए, वो अपने बच्चों को अब शादी ब्याह के बारे में सोचेगा, मकान बनाने के बारे में सोचेगा, कि वो ये दुकानदारी लेके बैठेगा समाज का। युवा एकदम फ्रेश है, उसमें जुनून जिसमें नहीं है उसके अंदर जुनून पैदा किया जा सकता है। अब एक बुजुर्ग आदमी में जो 60 साल का हो गया, उसमें क्या जुनून पैदा किया करेगा?